हेलो। कैसे हैं सब? एडमिट कर दे सबको। हेलो कंगन। हेलो भैया। हेलो भाई, कैसे हो? क्या चल रहा है? बढ़िया भैया। बढ़िया। एक मिनट पीछे से लाइट बंद करके आता हूँ यार। हाँ, तो कैसा चल रहा है सबका? कंगन कैसे हो आप? बढ़िया। आज ओ, आपका आवाज इतना धीरे धीरे आ रहा है। धीरे आ रहा है आज आवाज? हाँ भैया। अच्छा, अब बताओ, अब आ रहा है? अब कैसा आ रहा है? सही है सर। ठीक है। अब सही है? कंगन अब ठीक है आवाज? हाँ ठीक है। ठीक है, तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं विस्तास का, जो कि एनिमी है। ठीक है, तो तैयार हो एनिमीज के लिए, एनिमी वाले चैप्टर के लिए, दुश्मनों से मिलने के लिए? हाँ भैया। जो पहला वाला था वो समझ आ गया ना, थर्ड लेवल? हाँ भैया। ठीक है, पीयूष और कंगन आपको भी आ गया ना? यस सर, एकदम हाँ। अच्छे। ठीक है। ठीक है, तो उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस देखी थी जो वहां पे टीम एक्शंस वाले गूगल डॉक में है? किसने देखी है? हाँ, किसी ने नहीं देखी? अभी इसकी नहीं सर देखी मेरा अभी। खुल ही नहीं रहा है। हाँ, क्या? सर मेरा खुल ही नहीं रहा। क्यों? क्यों नहीं खुल रहा? सर पता नहीं सर, लोडिंग डॉक्यूमेंट कर रहा है, कब से कर रहा है सर सही। अच्छा, चलो अभी देखते हैं खुल रहा है नहीं खुल रहा है। और कंगन आपने देखा? नहीं, देख लेंगे। ठीक है, देख लेना पक्का। अभी तुम्हारे दिमाग में एकदम फ्रेश फ्रेश है ये, तो अगर देखोगे तो सीमेंट हो जाएगा, वरना भूल जाओगे फिर। ठीक है, हाँ हाँ। तो शेयर कर दी है मैंने अपनी स्क्रीन, है ना? बढ़िया। हाँ, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, इसको बंद करते हैं यहाँ से। क्या देखते हैं आज कौन सा चैप्टर करेंगे हम लोग? आज? एनिमी। क्योंकि उससे पहले देखो, पहला चैप्टर आ रहा है तुम्हारा विस्टास में से, उसके बाद तुम्हारे जो चैप्टर हैं वो नहीं आ रहे हैं। चैप्टर 2 नहीं आ रहा क्या? नहीं, मैं दिखाता हूँ। न्यू विंडो। ठीक है, हाँ, तो इसमें नीचे जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा तुमको, एक तो टाइगर किंग नहीं आ रहा, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ नहीं आ रहा, टू द एंड ऑफ द अर्थ नहीं आ रहा, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें विस्टास का कंटेंट, मिल जाएगा हमको कंटेंट। तो कंटेंट देखते हैं। ठीक है, देखो थर्ड लेवल हमने कर लिया है ना, बताओ। हाँ हाँ। टाइगर किंग नहीं आ रहा, टाइगर किंग हाँ इस भैया। बार कट कर दिया है सीबीएसई नहीं, ने, और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ भी कट कर दिया है सीबीएसई ने। ठीक है, ये रहा, टाइगर किंग कट हो गया, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ भी, टू द एंड ऑफ द अर्थ भी कट हो गया। तो फिर अगला अगला हमारा चैप्टर जो बनता है वो है द एनिमी। ठीक है, एक जापानीज थीम में जाएंगे हम लोग। बताओ। सदाओ। अच्छा, ये बताओ, कोई जापानीज एनिमे वैनिमे देखने का शौक रखता है क्या? तीनों हाँ में उसकी नहीं। किमी नो ना वाइवा देखी है? योर नेम? नहीं, उसकी कुछ मूवीज अच्छी है जापानीज की। मैंने एक जापानीज एनिमे मूवी देखी थी 2017 में।
बहुत ही अच्छी थी। उसका नाम था किमी नो नमाएवा, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है योर नेम। बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब अब ऐसी पिक्चर मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं दी। बहुत अच्छी पिक्चर। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले दिखा दूं तुमको कि ये कैसा लग रहा है। ये हमारा थंबनेल था वैसे यूट्यूब ऑडियो बुक का, उसको ही निकाला है मैंने, बाकी इमेजेस मेरे को मिली नहीं ढंग की। तो कैरेक्टर से तुमको मैं वाकिफ करा दूं, ठीक है? तैयार हो कैरेक्टर से वाकिफ होने के लिए? यस सर। हाँ भैया। हाँ, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये डॉक्टर है हमारे, ये डॉक्टर सदाओ हैं, ठीक है? ऐसी शुरुआत में थोड़ा दिखा रहा हूँ मजे के लिए, बाकी जब तुम चैप्टर पढ़ोगे तो सब मजा आने लगेगा, समझ आने लगेगा। ये चैप्टर, ये डॉक्टर सदाओ हैं जो हमारे चैप्टर के हीरो हैं। ये उनकी पत्नी है, ठीक है? इनका नाम वाम बताएंगे आपको सब कुछ। ये हमारा अमेरिकन प्रिजनर है, इसको जब भी देखो तो अमेरिकन प्रिजनर है। और कैसे पता है अमेरिकन प्रिजनर है? क्योंकि इसकी टोपी ऐसी है, इसकी हैट ऐसी है। जो अमेरिकन प्रिजनर होता है उसकी यूएस नेवी की टोपी के ऊपर ए और यूएस नेवी लिखा होता है, ऐसे होता है, ठीक है? ये सब जो मैंने टाइम पास करा तुम्हारे साथ बताया तुमको, ये सब एक शुरुआत है, ताकि थोड़ा माहौल बना रहे हैं। उसके बाद इसको करते हैं अब हम क्लोज, और करते हैं हम शुरुआत इंग्लिश का ट्यूशन में जाकर। देखो भाई, सबसे पहले आज एक और काम करते हैं। मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, तो मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर एक बार दिखाना हमेशा स्टार्ट से पहले मुझे याद दिला दिया करो, अगर मैं भूल जाऊं तो इस बार 2020 का एक बार पेपर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आए थे हमारे इस चैप्टर से, और फिर हम चैप्टर को पढ़ेंगे। एक मेरे ख्याल से दो तो लग ही जाएंगे इसमें, दो तो कम से कम लगेंगे, क्योंकि जब मैंने इसकी ऑडियो बुक रिकॉर्ड करी थी, इसकी ऑडियो बुक मतलब काफी लोगों को काफी पसंद आई, इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, वहां पे भी लोगों को पसंद आई। ये वन ऑफ द ऑडियो बुक्स है जो ये वाली लास्ट लेसन वाली, और जो जितनी भी पांचों पोएम है वो बहुत पसंद आई है। तो इसमें मैं दिखाता हूँ, इसमें ना मिक्स हो जाएगा, इसमें अलग चैनल ही बनाना पड़ेगा, कोडिंग और ये सब मिक्स हो रहा है मुझे लग रहा है। हाँ, तो प्लेलिस्ट से दिखाता हूँ, प्लेलिस्ट में खोलते हैं। प्लेलिस्ट ये रहा, है ना? आधार, आधार, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो ये रही द एनिमी। तो देख रहे हो एनिमी की जो ऑडियो बुक है वो कितने मिनट की है? लगभग 1 घंटा। कितने मिनट का है? 50। 50 मिनट 50 सेकेंड एग्जैक्ट, एकदम मतलब कमाल ही हो गया, 50-50। तो मैं बता रहा हूँ लंबा चैप्टर है, 2-3 दिन तो जाएंगे इसमें अच्छे से, लेकिन अच्छे से समझेंगे, एक पूरी कहानी है। और एक तरीके से ये एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, आपकी ड्यूटी टुवर्ड्स योर प्रोफेशन। जैसे कि जो हमारा सदा होता है वो एक डॉक्टर होता है, और उसके सामने एक डायलेमा आता है, एक कंफ्यूजन आता है कि उसको किस चीज को ऊपर रखना चाहिए, अपने देश की सर्विस को ऊपर रखना चाहिए, या एक डॉक्टर के प्रोफेशन में जो हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। उसके बीच में टकराव चलता रहता है, चलता रहता है। तो यही इस कहानी का सार है। हम जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा लंबा भी खींच सकता है, क्योंकि देख लो इसकी ऑडियो बुक बनाने में 50 मिनट 50 सेकंड लग गए थे, और ये ऑडियो बुक बहुत लोगों को पसंद आई। यहाँ पे तो ज्यादा ने नहीं देखी है, लेकिन इंस्टाग्राम पे 600-700 लोग हैं, तो वहां पे ज्यादा मिल जाता है। यहाँ पे अभी इतना यूट्यूब चैनल तो अभी इतना फेमस नहीं हुआ है। ठीक है, चलो तो एक बार सबसे पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। कंगन, अभी तक सब सही है ना? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा अभी भी, बताओ? हाँ हाँ, आ रहे। ठीक है, गुड। हाँ, तो हम चलते हैं सेक्शन सी में। मैं हमेशा डी बोलता हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में डीबीएस में हमेशा डी आता था बन के। तो ये तो हमारी आंट जेनिफर हैं, उसके बारे में है। डैनी अलग है। What was the contract between the sharecroppers of Champaran and the British landlords? ये आंसर कर लोगे ना ये वाला क्वेश्चन? What was the contract between the sharecroppers of Champaran and their British landlords? 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। हाँ, क्या कॉन्ट्रैक्ट था? एक तो 15% वाला था, एक तो 15% और दूसरा कि आपको उसका पेमेंट दे देंगे, या तो क्रॉप दो या फिर पेमेंट दो। दूसरा ये हुआ था कि ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि वो जो आपको हमने जो स्कीम बताई थी 15% का, पहला वाला एग्रीमेंट था कि आप अपने लैंड हाँ, के तो वही 15। पेमेंट मतलब वही हाँ, तो उसका हम वो आपको दो उससे आजाद मुआवजा करना एक चाहते तरीके हैं। हाँ, बिल्कुल सही। हम आपको उससे आजाद करना चाहते हैं, तो आप हमको उसके लिए पैसा दो, वरना हम गुंडे बुला लेंगे, ऐसा था।
ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है और yes में नहीं है, हाँ इसमें वो क्वेश्चन नहीं है। अच्छा इसमें नहीं है भाई, तो बड़ा फास्ट है, गुड यार। पॉजिटिव क्वालिटी स्पीकर, स्पीकर मुझे भी फास्ट होना पड़ेगा। आज यहाँ पे बारिश हो रही है पता है सुबह से, अजीब सा मौसम है आज। इसमें तो नहीं है भाई, 2020 वाले बच्चे तो बड़े किस्मत वाले थे, जो पढ़ के गया था वो किस्मत वाला नहीं था। तो प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से फटाफट देखते हैं क्या 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था वो एक बार देख लेते हैं। वरना मेरे पास सारे पढ़े हैं 2012 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो आगे आगे चल के सारे अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे डिस्कस। लेकिन मैं तुम्हें वो दे दूंगा सारे क्वेश्चन पेपर, कुछ नहीं है उसमें, जाके देख लेना, सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, फोड़ दोगे तुम पेपर बहुत अच्छे से, लेकिन बस रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ है उससे, क्या कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने वाला, इंडिगो। Indigo. हाँ, तो क्या क्वेश्चन आया हुआ है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई एंड हाउ डिड ही परसुएड गांधी जी टू कम चंपारण। एक पीजेंट था, उसको किसी ने बोल दिया कि गांधी जी से जाके बात करो, तो वो पहुंच गया उनके मिलने। चंपारण का नेशनल कांग्रेस, चंपारण का शेयर क्रॉपर था, और वहां पे वो ब्रिटिशर्स के एग्रीमेंट की वजह से वो बहुत परेशान हुआ था, और इसलिए वो गांधी जी से मिलने आया था उनको अपने ऊपर हुए हुए इनजस्टिस के बारे में बताने के लिए। तो ये हो गया कि क्या था, राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट था, शेयर क्रॉपर था, चंपारण का था, और वहां पे वो गरीब किसानों की तरह रहता था, 15% इंडिगो देता था। और अब जब सेकंड एग्रीमेंट लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, उसी की कंप्लेंट करने गांधी जी के पास आया था। ये वाई भी पता चल गया क्यों आया था। एंड हाउ डिड ही परसुएड गांधी जी टू कम टू चंपारण, इसका जवाब कंगन देगी। कंगन अब वो गांधी जी के पीछे हर जगह जाने लगा, लाइक सबसे पहले उनको कॉन्फ्रेंस में मिला, एंड हाँ देन हाँ उसके बाद गांधी जी जब आश्रम आए तो उनके साथ वो आश्रम भी आ गया। वो जब कोलकाता जाने लगी तब उसने पूछा कि आप एक बार मेरे को बता दो कि आप मेरे से कब मिलोगे, कब आप चंपारण आओगे। तो फिर गांधी जी ने बोला कि मैं कोलकाता जाऊंगा, उसके बाद तुम आके मुझे वहां से ले जा सकते हो। तो वही, मतलब वो गांधी जी के पीछे पड़ गया था इन अभी। बढ़िया, बढ़िया एकदम सही। रेजोल्यूशन थी उसके अंदर, बहुत रेजोल्यूट था वो इंसान। ठीक है, और मैं बता देता हूँ एकदम करेक्ट, वो बता देता हूँ ट्रैजेक्टरी। सबसे पहले लखनऊ में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कन्वेंशन था, एनुअल कन्वेंशन, वहां से फिर मिले, वहां से गांधी जी को उसने फॉलो करा कानपुर में। कानपुर से फिर वो गए आश्रम। आश्रम में उन्होंने बोला कि मैं कब आऊं आपसे मिलने, कहाँ से आपको ले सकता हूँ। फिर गांधी जी ने बोला अच्छा मैं इतने महीने बाद कोलकाता आऊंगा, तो कोलकाता से आप मेरे को अपने साथ ले जाना। तो ये था, इसको एक बार ढंग से कर लेना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके जो नोट्स दिए हुए हैं उसमें है भी है, तो सारे मिल जाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ना भी मिले तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, और वरना नेट पे ऐसे टाइप करना, इस क्वेश्चन को टाइप कर दोगे तो आपको मेरिट नेशन, सीबीएसई लर्न, 1000 जगहों ने करा हुआ है सॉल्व इसको, वहां से मिल जाए। बहुत अच्छे से पेपर देना है हमको इस बार, और 95 तो लाने ही हैं। ठीक है, बहुत आसान है। व्हाट मिरेकल डिड एडला परफॉर्म इन द पेडलर्स लाइफ, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कर लोगे ना आंसर। पीयूष, पीयूष बताओ। कौन सा? व्हाट मिरेकल डिड एडला? हाँ, हाँ, क्या मेरिकल किया उसने और कैसे किया, हाउ भी पूछा गया है, ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना वहाँ पे पेपर में जाके, कहीं सिर्फ इसका आंसर लिख दो और ये भूल जाओ फिर है। हाँ, तो पीयूष ये क्वेश्चन का आंसर कर दोगे आप, हाउ व्हाट मिरेकल डिड एडला परफॉर्म इन द पेडलर्स लाइफ। सर एक बार सर इसका आंसर आप बता दीजिएगा, एकदम एग्जैक्ट सर। तो मेरिकल यही था, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। मेरिकल ये था कि जो पेडलर था वो हर जगह इनसिक्योर, परेशान घूमता रहता था, उसको कहीं पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, काइंडनेस नहीं दिखाई जाती थी, लोग उससे भागते थे, उसके कपड़े फटे हुए थे इसलिए उसको अवॉइड करते थे, उसको उसके साथ इनडिफरेंट थे, उसको इग्नोर करते थे, उसको प्यार नहीं देते थे, उसको खाना नहीं देते थे, उसको शेल्टर नहीं देते थे। इसी वजह से उसको रैट ट्रैप्स बना बना के बेचना पड़ता था, और उससे भी उसको पैसा नहीं मिलता था, तो उसे चोरी करनी पड़ती थी, पेटी थीवरी में इन्वॉल्व होना पड़ता था। और उसके बाद भी उसका अपीयरेंस बताना कि वो एकदम मैल न्यूट्रिशन हो गया था, उसको तबीयत उसकी सही नहीं रहती थी, तबीयत तो नहीं था उसमें, मतलब कि उसको उस दिमाग में अलग अलग थॉट्स रहते थे, और वो आइसोलेशन में रहता था, कोई उसके साथ नहीं रहता था। और एडला ने क्या करा फिर, एडला ने पूरे साल में एक दिन उसको ऐसा दिया जब वो सिक्योरिटी के साथ, काइंडनेस के साथ शांति से रह सके, बिना किसी डर के, ना पुलिस का डर,
ना किसी खाने वाने का डर। तो एडला बोलती है ना कि फादर आई वांट टू गिव दिस पेडलर वन डे इन द होल ईयर वेयर ही इज ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड ही इज फेड प्रॉपरली। उसको खाने को दिया और उसको काइंडनेस शो करी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको इज्जत दी, जो कि जिसका वो बहुत तरसा हुआ था। कोई भी उसे इज्जत नहीं देता था, कोई भी उसे प्यार नहीं देता था, काइंडनेस नहीं दिखाता था। तो यही मिरेकल उसने एडला ने करा। और क्या हुआ, उससे क्या हो गया, उससे क्या हुआ, वो असली में उसका लेवल, एडला ने उसको एक कैप्टन की तरह ही ट्रीट करा। और हमारा जो पेडलर है वो एक असली में अंदर से इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसका, सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसका ऑफ अ पेडलर, सॉरी ऑफ अ कैप्टन। वो असली में एंड में नोट में साइन करता है ना, कैप्टन वॉन स्टार, मतलब वो असली में उसकी स्पिरिट जो है वो अपलिफ्ट कर दी एडला ने, और वो एक कैप्टन इन द रियल ट्रू सेंस बन गए। और कैसे करा है मैंने बताया ही। ठीक है, बताओ दीपक क्या कहना है तुम्हारा इसके बारे में, बताओ। मतलब ये आप क्वेश्चन मतलब पूछना कैसे, तो मतलब वो कैसे बन गया? हाँ, कैसे बना, जब क्या। वो चर्च में उसे सब पता चलता है तो वो घर आते हैं उसके पापा बहुत जल्दी जल्दी, तो वो सब वो जान के मतलब वो उसके लिए गिफ्ट छोड़ के जाता है, हम्म जिस जो बेसिकली उसने अपना वो किया था, मतलब रिग्रेट किया था उस चीज को, हम्म उसको उसने ट्रीट किया। आपका क्वेश्चन ये ना उसने कैसे प्रूव किया कि वो बन गया अच्छा आदमी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। तो क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन ये है, व्हाट मिरेकल डिड, तुम्हें वैसे स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना सबको। मतलब यही क्वेश्चन? अच्छा, मुझे लगा इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में मिरेकल ये है कि जिस तरीके से उसने उसके साथ बिहेव किया हाँ ह्यूमैनिटी के नेचर से, उसको मतलब उसको आज तक ऐसा कोई फील ही नहीं हुआ था किसी से पहली बार। हाँ, और फादर बस की उसे वो एडवाइस चीज गई चाहिए थी थी उसकी वो। लाइफ में, एक मिसिंग कंपोनेंट कि उसे पूरा करने के लिए, वो उसे मिल गया। हाँ रिस्पेक्ट, लव, एवरीथिंग, फैमिली, सब उसको मिल गया। तो अब उसके पास कुछ था नहीं फालतू सोचने के लिए, तो अब वो चेंज हो गया था, वो अपने प्रोफेशन में लग गया। हाँ हाँ हाँ। वो अपने क्या प्रोफेशन करते में भाई लग गया। अरे वो ट्राइपॉड गिर गया उसके टॉम ऊपर। एंड जेरी की आवाजें आ रही है तुम्हारे पीछे से। हाँ, बताओ बताओ। भाई मतलब उसने चेंज कर दिया उसको, एक हम्म ट्रीट करके एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया उसने, कर्नल के पोस्ट पे उसको जैसा उसने हाँ, प्रिटेंड करने की कोशिश की वैसा ही ट्रीट किया उसको, जिससे अच्छा लगा। ठीक है, एकदम सही है। और इवन अपने फादर के अगेंस्ट भी जाकर वो उसको डिफेंड करा, हाँ, उसको एक दिन दिया पूरे उसमें, जिसको उसको अच्छे से फीड करा और उसको ट्रीट पहली बार करा, किसी ने से फेथ किया प्यार से। इस चीज के हाँ। ऊपर। कंगन, आपका क्या कहना है इसके बारे में, बताओ। वही सेम चीज की, मतलब बहुत ज्यादा काइंडनेस से बिहेव किया था उसके साथ, काफी अच्छा मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था उस पे, एंड देन उसको फीड वेल किया, वही ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो कुछ और इसमें ऐड करना चाहोगे जो दीपक ने और पीयूष ने बोला। वही मतलब बहुत ज्यादा काइंड काइंड बिहेव था, मतलब उसको कोई एक अलग नजर से नहीं दिखा जिस नजर से को मतलब दुनिया देखती थी। हाँ, तो तो वही है। जो आपका ये एनसीईआरटी में जो मैंने जो आपको नोट दिया ना, उसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, ये और जो हम क्वेश्चन अभी पेपर में डिस्कस करें, इन दोनों का सेम आंसर है। ठीक है, तो आज का सेशन जब एंड होगा तो आज का होमवर्क है, और प्लीज जरूर करना है इस होमवर्क को, कि जो चैप्टर इस चैप्टर का रैट ट्रैप चैप्टर का जो फोर्थ क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में, और मैंने आपको नोट दे रखे हैं टीम एक्शंस में, गूगल डॉक में, वहां पे जाके इसका आंसर एक बार अच्छे से देखना, आपको समझ आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, बताओ तीनों, ठीक है। ओके भैया। गुड। यस सर। चलो अब हम देखते हैं अपना टन 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 टन। इसमें भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। सदाओ सदाओ। ये जो पेपर आप देख रहे हो ये कौन सा सेट है? सेट यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ऊपर सबसे ऊपर लिखा होता है यहाँ पे, 1 बाय 1 फर्स्ट सेट है, सेट 1 है। मैं ना आपको सारे एक सेट? मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उसमें आपको सारे सेट्स मिल जाएंगे। मेरे पास वो पड़ा हुआ है, मैंने ढूंढा था वो आपके लोगों के लिए, और मैं देख रहा था अच्छी अच्छी किताबें जो कि मतलब गाइड वाइड्स होती है ना, जैसे यूलेक विलेक होती है, मैं गाइड वाइड्स भी देख रहा था, वो भी बताऊंगा आपको, आपको जब पेपर पेपर आपके पास आ जाएंगे। पेपर तो आपके मैंने मार्च में। गोल्डन हाँ, बताओ बताओ। गोल्डन लिया है मैंने। मतलब गोल्डन मेरे बहुत पास अच्छा है। एक थीम
सीनियर ने दिया था गोल्डन। एक अरिहंत का आता है, अरिहंत का काफी अच्छा था। मैंने अपने टाइम में अरिहंत का पढ़ा था फिजिक्स का, तो मुझे को फिजिक्स का इतना पसंद आया था कि मैंने सारे अरिहंत के खरीद के देखे थे। गाइड अच्छे, काफी अच्छे, काफी अच्छा राइटर। तो अरिहंत का तो खाली सैंपल पेपर्स आता होगा ना? नहीं, अरिहंत का ये अबाउट द टेक्स्ट और एक अरिहंत का है, अ, भेजूंगा मैं तुमको लिंक, अगर तुम लोगों को लेना होगा। है 60 रुपए का है, वो एनसीईआरटी का ही सोल्यूशन है, लेकिन बहुत बहुत अच्छे से सोल्यूशन है वो एनसीईआरटी, मतलब उससे अच्छा सोल्यूशन मैंने नहीं देखा एनसीईआरटी का आज तक। और फिजिक्स अच्छा का भी अच्छा। और फिजिक्स का भी बहुत अच्छा था। जब मैं 12वीं में था, नरेंद्र भटनागर या कोई कोई था जिसका था, वो बहुत अच्छा था। और अभी इंग्लिश का भी तो बहुत ये अच्छा। फुल मार्क्स कैसा है, फुल मार्क्स? यार फुल मार्क्स से मैं पढ़ा नहीं कभी। मैं पढ़ा हूँ यूलाइक से पढ़ा हूँ, और बीबीसी से पढ़ा हूँ, और अरिहंत से पढ़ा हूँ। इन तीनों से ही पढ़ा हूँ मैं। नहीं मैं फुल अच्छा मार्क्स अच्छा। बहुत अच्छी है, उसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट अच्छे पॉइंट्स तो और बहुत सारे हैं, अच्छे से। अच्छे तो सारे हैं, कोई भी जो भी आपके पास है ना वो आप ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अरिहंत लेना है, आपको वो लेना है। जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है, वो ले सकते ना अच्छे का मतलब होता है प्रिंटिंग और ये सब डिपेंड कर जाता है, कलर ये सब थोड़ा बहुत। कंटेंट तो सब में सेम ही रहता है, बट थोड़ा एक अट्रैक्टिव बनाने का अलग ही है। हो। नहीं, ऐसा नहीं है, कंटेंट सब में सेम नहीं होता। मतलब हाँ बेसिक इंग्लिश में तो रहता है भैया, वैसा कोई बात नहीं है। ठीक। क्लियर इज, ये तो थिंग ऑफ ब्यूटी, स्लैगी ये तो वो है, बट स्माइल प्रॉपर स्टेज मदर। कमाल हो गया, हम ढंग से देख नहीं रहे क्या? ये जो विस्तास वाले थे वो तो खाली एक ही सेक्शन में आते हैं ना, मतलब सेक्शन सी या डी आई गेस, वैसे कुछ। हाँ, इनमें आना चाहिए। यही स्टार्स वाला ही चल रहा है ये। नहीं आया इसमें भी, कोई नहीं, नहीं है भैया। कोई बात नहीं। चैप्टर पढ़ लेते हैं, काम करते हैं। हाँ, चैप्टर पढ़ लो। मैं ढूंढ के रखूंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वो वाला सेट निकाल के रखूंगा जिसमें है वो, ठीक है? ये है हमारा मैं कहाँ हो गया? विस्टास का द एनिमी। चलो, गुड। एक बार फिर से नजर मार लेते हैं हमारी इमेज के ऊपर, ठीक है? बढ़िया थंबनेल लग रहा है मुझे, ठीक है? तो शुरू करें। द एनिमी, बताओ, तैयार हो? यस सर। गुड, बढ़िया। सो द एनिमी, ये लिखा गया है पर्ल एस ब्लैक, पर्ल एस बक ने। तो ऑथर का नेम सबके लिए याद रखना, क्योंकि आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में वो क्या पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे वो पर्टिकुलर चीजें पूछ सकते हैं, और ये एक पूछने की बहुत, ये एक ऑब्जेक्टिव पूछने की बहुत अच्छी चीज है कि मतलब इसका एक ही आंसर हो सकता है। कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि उसका एक ही आंसर हो सकता है। जैसे अगर मैं किसी को पूछूं कैसा लग रहा है तुमको, तो वो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कोई बोल सकता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई बोल सकता है बारिश हो रही है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बोल सकता है कि बारिश हो रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नाचने लगने का दिल कर रहा है। वो होता है सब्जेक्टिव, जो चेंज हो सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि जैसे मैं पूछूं कि मेरी स्क्रीन दिख रही है, नहीं, तो या तो वो दिख रही होगी या वो नहीं दिख रही होगी, ठीक है? तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में मतलब फर्क समझ आया है? यस सर। ठीक। तो वैसे ही अगर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव इस बार आने वाले हैं ना 40% कुछ, तो ऑब्जेक्टिव में ये वही पूछ सकते हैं कि ऑथर का नेम क्या है, कैरेक्टर किस कैरेक्टर ने क्या करा, वैसे वैसे सवाल कर सकते हैं एमसीक्यू। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। बिफोर यू रीड, इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। और इस बुक में वर्ल्ड वॉर एक बहुत बड़ी थीम है, क्योंकि थर्ड लेवल में भी वर्ल्ड वॉर के चक्कर में ही वो दुखी था हमारा जो चार्ली था। तो यहाँ पे भी वर्ल्ड वॉर का ही है। इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर होता है। प्रिजनर ऑफ वॉर क्या होता है, कौन बताएगा? सबसे पहले बताओ, बताओ बताओ। जो वॉर के तो ये दौरान मतलब पहले दीपक बताएगा, फिर पीयूष बताएगा। बताओ दीपक।
बेसिकली एक जब जापान में फंस गया एक अमेरिकन प्रिजनर वॉर के दौरान दूसरे स्टेट में, अपने स्टेट पे नहीं है वो, तो एक प्रिजनर ऑफ वॉर है अगर वो पकड़ा गया तो। और वैसे भी तो मतलब नहीं देखो, ऐसा हो सकता है ना कि जैसे मैं अगर कहीं दो कंट्रीज में वॉर हो रही है, ए और बी कंट्रीज हैं उनमें वॉर हो रही है, ठीक है, तो अगर ए का कोई सोल्जर बी के उसमें जाके बी के एरिया में जाके घूम रहा है, तो क्या वो इस वक्त प्रिजनर ऑफ वॉर है या नहीं? अगर पकड़ा गया तो है। पकड़ा गया तो है, बिल्कुल सही, यही यही मैं जानना चाहता था कि ये क्लियर है। हाँ पीयूष, अब आप बताओ, दीपक ने तो एकदम सही बताया। भाई सर दूसरे कंट्री का सोल्जर जब मतलब सामने वाले कंट्री में आ जाए हाँ और पकड़ा तो जाए, पकड़ा जाए, हाँ सर। मतलब जैसे अगर दो कंट्रीज में वॉर हो और अगर हम्म, दूसरी कंट्री, एक कंट्री का सोल्जर दूसरी कंट्री में लड़ते लड़ते पकड़ लिया जाए, तो फिर वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाता है। और यहाँ पे वो जापान में अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर हो गया है, मतलब वो असली में अमेरिका का है, लेकिन जो जापान है उसने उसको पकड़ लिया था, इसलिए वो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर हो गया। ठीक है, तो इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर एंड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश अशोर। वॉश अशोर मतलब समुद्र के किनारे आ गया है वो, इन अ डाइंग स्टेट, और एक मतलब मरते मरते बचा है वो, एक मरण अवस्था में है, बेहोश है, और इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। और देखो कितना, कैसा अजीब सा संयोग है कि वो कितनी बुरी हालत में है और वो एक जापानीज डॉक्टर के दरवाजे के पास आ गया है। तो इसमें अच्छा, इसमें स्पेशल चीज क्या है, इस लाइन में स्पेशल चीज क्या है, मैं जानना चाहूंगा, कौन पकड़ पा रहा है इस थीम को? मतलब वो एक तो जख्मी है, वॉर ऑफ प्रिजनर है, और ऊपर से वो पहुंच गया मतलब गरीबी में आटा गीला, जापानीज डॉक्टर के घर पहुंच सर गया, मतलब दुश्मन के क्या? दुश्मन के घर में पहुंच गया वो, हाँ क्योंकि वो भी एक डॉक्टर भी ऑफिशियली था। हाँ, मैं एक बार कंगन से भी जानना चाहूंगा, कंगन आप क्या सोचते हो कि क्या चीज इसमें अम्यूजिंग है, मतलब दो चीजें चल रही हैं यहाँ पे, दो थीम्स हैं इसमें बहुत अम्यूजिंग, क्या लगता है आपको, क्या बताना चाहोगे आप? जो प्रिजनर ऑफ वॉर था वो अमेरिकन था और जिसके घर के बाहर था वो एक जापानीज डॉक्टर था। बिल्कुल बढ़िया। सो ये जापानीज डॉक्टर के लिए कंट्रोवर्सी है कि क्या वो अपने नेशन के लिए जाए और उसको आर्मी में वो कर दे, सरेंडर कर दे, या फिर उसका ट्रीटमेंट करे एज अ डॉक्टर। बिल्कुल सही, बढ़िया, एकदम बढ़िया, सबने सही बताया, लेकिन जो कंगन है उसने इनमें बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताया। अगर ऐसे क्लैरिटी से लिखा होगा ना कंगन आप, अब ना एक लड़की और आ गई है, उसका नाम चंदन है या चंदू है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो बुरा मत मानना कभी भी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था ओके। कि मैं क्या कह रहा था कि अगर ऐसी ही क्लैरिटी के साथ कंगन आप लिखाओगे ना वहां पे पेपर में, तो खेल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एकदम सही, यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या अम्यूजिंग बात है कि दो सेट्स हैं। पहले सेट में क्या है, पहले सेट में है एक अमेरिकन और एक जापानीज, दोनों दुश्मन है। अमेरिकन को जापानीज की जान लेनी है, जापानीज को अमेरिकन की जान जान लेनी है, ठीक है, दोनों दुश्मन है। इसी सिचुएशन में दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, एक डॉक्टर है और एक मरीज है, और डॉक्टर मरीज की जान बचाता है और मरीज डॉक्टर को हमेशा थैंक यू कहता है। तो कितना कॉन्ट्राडिक्टिंग थीम चल रही है, और यही पूरे चैप्टर में, यही है पूरे चैप्टर में, एक कॉन्फ्लिक्ट चलती है। पहले वो एक डॉक्टर की तरह एक्ट करता है, फिर वो एंड में एक सिटीजन की तरह एक्ट करता है। आप हर थीम में यही देखोगे, उसके दो एक्शंस लेता है, पहले उसकी जान बचाता है, फिर उसको हवाले करता है, फिर उसको बोलता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें हवाले कर दूंगा, फिर उसकी जान बचाता है, फिर हवाले करता है, फिर जान बचाता है, फिर असैसिन बुला लेता है। तो यही इसकी थीम है कि वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में रहता है डॉक्टर, क्योंकि वो एक डॉक्टर है तो उसको जान बचानी है, और वो एक जापानीज है तो उसको पकड़वाना है, उसकी जान लेनी है, ठीक है। तो शुड ही सेव हिम, और ये पूछ रहे हैं कि शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पेट्रियट। और मैं इस सवाल का जवाब ना अभी ही चाहूंगा, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो चैप्टर से बनते हैं वो इसी एक क्वेश्चन के सब सबसेट्स हैं, मतलब इसी क्वेश्चन को छोटा छोटा कुछ और तरीके से पूछा जाएगा। तो क्या करना चाहिए उसे, अब मेरे को कौन बताएगा कि सपोज एक जापानीज है, अच्छा ये तो पता है ना कि जापान और अमेरिका में वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर में। पर्ल हार्बर, पर्ल हाँ, हार्बर पर अटैक कर पर्ल हार्बर पर दिया जापान ने पहले हरकत दी थी पर्ल हार्बर पे, और फिर उसका जवाब देने के लिए यूएसए ने दो जगह बॉम्ब गिराए थे। हाँ डर्टी हाँ बॉय लिटिल बॉय। हाँ एटॉम हाँ, ठीक है, तो कहाँ कहाँ गिराए थे बॉम्ब, याद है किसी को, हिस्ट्री अगर किसी की स्टूडेंट? हिरोशिमा हिरोशिमा। नागासाकी। हिरोशिमा हाँ नागासाकी। बिल्कुल सही। तो यही हुआ था, यही वारदात था और यही लड़ाई थी, और बहुत खतरनाक तरीके का मंजर था, क्योंकि
इट वाज अ कैटास्ट्रोफी, बहुत ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था और बहुत बुरा हुआ, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें यही हम बात करते हैं कि अगर इतना सब कुछ, इतना खराब माहौल है, दो देश लड़ाई में है, वर्ल्ड में वॉर चल रही है पूरे, और एक जापानीज और एक अमेरिकन, और एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर अगर उस डॉक्टर के घर के घर के एकदम घर के सामने उसके समुद्र, तो वो उसके घर के सामने आके समुद्र से वहां पे आके अशोर, वॉश अशोर हो जाता है, मतलब कि वहां पे आ जाता है बहते बहते। क्या उस डॉक्टर को, जो कि एक जापानीज डॉक्टर है, उसको उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर की, जो कि इस वक्त बहुत गंभीर हालत में है, क्या उसको उसकी जान बचानी चाहिए, या फिर उसको आर्मी में पकड़वा देना चाहिए एज अ पेट्रियट? कौन बताएगा सबसे पहले? लेडीज नहीं, कंगन खुद को थोड़ी देर सोचने देते हैं, क्योंकि उसका उसका नहीं नहीं नहीं, बता सकती हूँ। चलो ठीक है, कंगन बताएगी, बढ़िया, मैं तो टाइम दे रहा था सोचने के लिए, एकदम सही है। आई गेस एज अ डॉक्टर उसको उसका लाइफ सेव करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। मतलब कि वो एक जापानीज है, वो एक अमेरिकन है, वो चीज़ बाद में आता है। लाइक अगर कोई इंसान मरते हुए तो मतलब इंसान दुश्मन को भी पानी देता है। तो फिर इसलिए आई गेस एज अ डॉक्टर उसको पहले सेव करना चाहिए, एंड लेटर ऑन वो दे सकता है उसको आर्मी में, लाइक इफ टोटली ओके। और अगर वो कुछ ज्यादा ही बदमाशी वगैरह कर रहे हैं तो दे सकते हैं फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मेरे को इसका जवाब पीयूष से चाहिए। सर ये है कि सर तो पहले उसकी जान बचा लेनी चाहिए एज अ डॉक्टर। सो उसके बाद फिर वो सर मतलब सोचेगा कि इसे देना चाहिए कि नहीं। अगर वो मतलब फिर भी नहीं बदलता है तब सर फिर वो उसे आर्मी में दे दे। ठीक है, ऐसा ही सोचता है सदाव भी। और दीपक, दीपक आपकी क्या राय है, मिस्टर दीपक? सर इसमें सदाओ को अपने वैसे डॉक्टर्स को दी जाती है एक ओथ कि कुछ भी हो जाए तुम्हें वो पहले पेशेंट की लाइफ बचानी है। थ्री इडियट्स तो में वो भी तो था क्या था उसका, याद है किसी को? क्या? थ्री इडियट्स में भी होती ना वो। तो आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ थ्री इडियट्स में भी वो ओथ का नाम था ना, वो थ्री डॉक्टर की एक ओथ होती है यार। हाँ ओथ होती, हाँ सर। तो उसी को सदाओ फॉलो कर रहा है यहाँ पे। और उसका यही है कि मोटो पहले वो लाइफ बचाए, उसके बाद पहले अपना डॉक्टर वाली ड्यूटी करे, उसके बाद अपना जैपनीज ड्यूटी करे। वो दोनों ड्यूटी करना चाहता है हाँ, तो गांधी जी की हिपोक्रेटिक, तरह। तो मैं वो ओथ ओथ पढ़ के सुनाता हूँ तुमको। हिपोक्रेटिक ओथ होती है वो, उसका नाम होता है हिपोक्रेटिक ओथ। और वो करीना कपूर बोलती भी है ना, हिपोक्रेटिक ने लगा दी सबके ऐसे स्कूटी पे बैठने के बाद, ठीक है। जब जब राजू के जो पापा होते हैं, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको लेके जाते हैं वहां पे हॉस्पिटल में, तो ये आमिर खान करीना कपूर को अपनी स्कूटी पे बिठा के लेके जाता है वहां पे ट्रीट करने के लिए, है ना? याद आया कुछ थ्री हाँ इडियट्स? हाँ हाँ, तो सर क्या, याद है। ठीक है, तो क्या है वो? आई स्वेयर टू फुलफिल टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी एंड जजमेंट दिस कॉन्वेंट, आई विल रिस्पेक्ट द हार्ड वन साइंटिफिक गेन्स ऑफ दिस those physicians in whose steps I walk, and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow। मतलब इसका असली मतलब क्या होता है, इसका एक लिटिल मतलब क्या होता है कि हमें हर किसी की बिना किसी अपने सेल्फिश मोटिव के मदद करनी है, और किसी में भी भेदभाव नहीं करना है कि कोई कोई और रिलीजन का है, कोई और कंट्री का है, कोई और कलर का है, कोई और कास्ट का है, कोई और जेंडर का है, कुछ भी है, हमें हेल्प करनी है, ठीक है? समझ गए? हाँ भैया, ये ओथ होता है, इस कारण से सदाओ ने पहले हेल्प किया। हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी बोला नहीं गया है कि उसने इस ओथ की वजह से हेल्प किया है, तो तुम ये बोल सकते वो हैं बेसिक कि नेचर है, डॉक्टर था वो। हाँ, वो डॉक्टर था, उसकी ड्यूटी एज अ डॉक्टर ओवरटुक हाँ ड्यूटी एज यही अ। होती डॉक्टर। चलो शुरू करते हैं फटाफट अब। Dr. Sadao Huki's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played। और उसका जो घर था वो एक जापानीज कोस्ट पे बना था, मतलब समुद्र के किनारे पे, समुद्र के तट पे बना था। वेयर एज अ लिटिल बॉय ही ऑफन प्लेड, और वहां पे जब वो छोटा बच्चा था वहां पे बहुत वो खेला करता था समुद्र के किनारे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pine। इसका मतलब ये है कि मैं हल्का सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। खुल जा भाई। ठीक। तो ऐसा है कि स्टोन का घर है उसका, ठीक है। ये सब है, ये सब है सैंड, ठीक है, ये सब है सैंड।
और यहाँ पे है सी। ठीक है, तो ये तट है। जब वहां से फिर यहाँ से सैंड है, और सैंड के ऊपर एक स्टोन की एक तरीके से क्या कह सकते हैं, चबूतरा टाइप है, और उसके ऊपर उसका, उस चबूतरे के ऊपर उसका घर बना हुआ है। समझ पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो? ताकि वो मतलब सैंड से ज्यादा सेफ रखने के लिए और समुद्र से ज्यादा लेवल रखने के लिए एक स्टोन का चबूतरा है, और उसके ऊपर उसका घर बना हुआ है, और उसके घर के सामने ही क्या चीज है, कौन बताएगा? बताओ। समुद्र सर। समुद्र। क्लियर है ये बात, कैसा उसका घर है? क्लियर हो पा रही है? यस सर, यस। बढ़िया। तो फिर से पढ़ते हैं उसी लाइन को, बढ़िया लगेगा। डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट, और जापानीज समुद्र तट पे उसका घर बना था। वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, और जब वो छोटा बच्चा था वहां पे बहुत खेला करता था समुद्र के किनारे। द लो स्क्वायर्ड स्टोन हाउस वाज set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines। मतलब यहाँ पे किसी ये किसी पत्थर का बेसमेंट टाइप बना हुआ है। बेसमेंट नहीं, क्या कहते हैं उसे, चबूतरे को क्या कहते होंगे यार? चबूतरे को क्या कहते हैं, किसी को पता है इंग्लिश में? बेस कह सकते हो या तो एक तरीके से बेस कह सकते हो। चबूतरा समझ रहे हो ना? हाँ, बेंच। हाँ, एक तरीके से वैसे। तो बेंट पाइप क्या हो गया? हाँ, क्या? बेंट पाइप, सॉरी बेंट पाइन्स। बेंट पाइन्स, बेंट पाइन। बेंट पाइन्स वो हैं, समुद्र के किनारे नहीं देखे पाइन्स? इमेज दिखाता हूँ, बढ़िया से लगेगा। देखो ऐसे ना, जब जहाँ पे समुद्र वमुद्र होता है ना, बेंट पाइन्स नियर सी दिखाता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये एग्जैक्टली ये वाला पेड़, ये है बेंट पाइन्स। दिखा? मतलब उसका घर है, घर के सामने समुद्र है, उसका घर चट्टानों के ऊपर, एक चट्टानों का चबूतरा टाइप है, उसके ऊपर उसका घर बना है पत्थर का, और उसके घर के चारों ओर बेंट पाइन्स है, मतलब ऐसे पेड़ है। ठीक है, पाइन्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती है वो पाइन्स पाइन्स होती है, पाइन्स की तरह की शेप की होती है। ठीक है, बढ़िया। तो एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइम्ड द पाइन सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन बेयर फीट, और जब बच्चा था सदाव तो शरारत शरारत में जो इन पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता था। ठीक है, क्लाइम द पाइन सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, और नंगे पैर होता था। एज ही हैड सीन मेन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट्स, और उसने कहीं पे साउथ सीज के तट पे भी उसने देखा था कि लोग कोकोनट उतारने के लिए, कोकोनट पकड़ने के लिए, कोकोनट्स के लिए मतलब नारियल के लिए चढ़ते। नारियल देखा है ना, हरा वाला जो नारियल होता है, डब। देखा टब, एग्जैक्टली। तो ये ठीक है, तो ऐसा कोकोनट उतारने के लिए साउथ सीज में लोग जैसे चढ़ते थे, वैसे ही हमारा सदाओ। और मैं तुम्हें एक सफारी का बहुत बढ़िया फीचर दिखाता हूँ, बिल्कुल लोड नहीं करना पड़ेगा, पीछे हो जाएगा। अबे क्या हो गया? हाँ, तो कोकोनट के लिए जैसे लोग साउथ सीज में ऊपर चढ़ के लाते थे, वैसे ही हमारा सदाओ जब छोटा था बचपन में, नादारी में, इस बेंट पाइन्स के ऊपर, बेंट पाइन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेंट हुए हुए हैं ऐसे, है ना, दिख रहा है ये बेंट हुआ हुआ, ये ऐसे नहीं उगता, ये ऐसे उगता है। ठीक है, अब ये कितना अजीब लगा होगा देखते हुए मेरे को ऐसा, लेकिन समझ रहे हो ना ये बेंट पाइन्स का क्या मतलब है? यस सर। ठीक है, तो वो जब छोटा था तब इन बेंट पाइन्स के ऊपर चढ़ जाता था नंगे पैर, एज ही हैड सीन मेन डू इन द साउथ सीज, और साउथ में जो सीज होते थे वहां पे उसने इसे देखा था व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट्स। और जब जैसे वो कोकोनट्स के लिए लोग साउथ सीज में चढ़ते थे, मतलब साउथ सीज के तट पे जैसे चढ़ते थे, वैसे ही वो चढ़ने की कोशिश करता था नंगे। His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side। और वैसे ही जैसे जैसे जैसा घर आज उसके जैसा घर, सॉरी,
जैसा समुद्र उसके घर के पास है वैसे ही बहुत सारे समुद्रों के पास, सीज के पास उसके फादर उसे ले जाते थे। उसमें से एक साउथ सी भी था जहाँ पे वो देखता था कि लोग नारियल के पेड़ के ऊपर नारियल के लिए चढ़ रहे थे। वैसे तो क्या बोलते थे उसके फादर उसे वहां लेके जाकर, दोज आइलैंड्स यॉन्डर, और वो जो दिख रहे हैं ना वहां पे आइलैंड्स, टापू, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान। और वो जो आइलैंड्स हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान। बात ये समझ आ रही है? नहीं। नहीं, ठीक है। तो देखो, ये बात उसका उसके घर का थोड़ा दृश्य तो समझ आया ना, मतलब समुद्र है, ये समुद्र है पूरा उसके घर के हाँ सी सामने। वो फेसिंग समझ उसका में घर आ है, गया। घर के बस सामने वो पेड़ मतलब है और हाँ, शोर है, बस। और उसके घर के आसपास यहाँ पे चारों ओर बेंट पाइन्स है, घर के चारों ओर, ठीक है, जिन पे वो बचपन में चढ़ जाता था। और और क्या बताता है वो, कि उसके फादर उसको बचपन में ऐसे ही सीज, जैसे कि उसके घर के सामने एक समुद्र था वैसे ही सीज के पास लेके जाते थे। और भी बहुत सारे समुद्र है ना जापान में, एक साउथ सी है। जब वो जाता था वहां पे तो उसके पापा उससे ये बोलते थे कि दोज आइलैंड्स यॉन्डर, यॉन्डर का मतलब होता है वो दिख रहे हैं, दोज आइलैंड यॉन्डर। मैं तुम्हें यॉन्डर की एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन भी बता देता हूँ। तो at some distance in the direction indicated over there, so those islands over there, they are the stepping stones to the future of Japan। और ये एक बहुत स्पेशल लाइन है, बहुत स्पेशल लाइन है। ये एक स्पेशल लाइन इसलिए है क्योंकि जब एंड में हमारा जो प्रिजनर होता है, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर होता है, वो इन्हीं आइलैंड्स की वजह से बचता है। और वो क्यों कहते हैं इसको, कोई मेरे को कुछ अभी बताना चाहेगा? दो, उसके फादर क्यों कहते हैं दोज आइलैंड्स यॉन्डर, मतलब ओवर देयर, वो दिख रहे हैं वहां पे जो टापू हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान। अच्छा ये बताओ, क्या समझ नहीं आया, बताओ, लग रहा है कि नहीं समझ आया? इसमें मुझे ये लाइन समझ नहीं आई बस। वो कौन बस सी? ये दिखाना चाहते हैं कि ये भविष्य है जापान का, किस एंगल से। उसके फादर बोलते हैं कि वो जो वहां पे टापू दिख रहे हैं वो भविष्य है, वो हमारे जापान का भविष्य है। लेकिन तो क्यों ये नहीं बताना उसने किस वजह से। हाँ, तो क्यों बोलते हैं, यही मैं जानना चाहता हूँ कि क्या लगता है तुम्हें, क्यों बोलते हैं? हो सकता है वहां पे कुछ रिसोर्सेज मिल जाए, हाँ, गुड पॉइंट। उनकी सी बाउंड्रीज बढ़ जाएं। हाँ, कंगन का क्या सोचते हैं इस पे? कंगन आप हो हमारे पास यहाँ पे? कंगन तो है ही नहीं, ओहो। पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गई कंगन, कोई बात नहीं, चलो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। हाँ, तो दोज आइलैंड्स यॉन्डर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। तो क्यों कहते हैं हमारे ऑथर, हमारे जो हमारा सदाव है उसके पापा ऐसा क्यों कहते हैं? पीयूष, आप बताना चाहोगे? पता नहीं, सिर्फ देख के पता चलेगा। गुड, बिल्कुल सही। तो अभी पता चलेगा ये आपको, मैं भी अभी नहीं बताना चाहूंगा आपको, अगर अभी बता दूंगा तो आगे की कहानी बोरिंग हो जाएगी। ठीक है दीपक, क्या कहना चाहोगे तुम इसके बारे में? कुछ तो सिग्निफाई कर रहा था उसका फादर की, इसमें कुछ तो इम्पोर्टेंस है ऐसा, हाँ उसके फादर के हिसाब से, हाँ, उसके तो फादर के हिसाब से। हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो देखते हैं उसके फादर ऐसा क्यों कह रहे थे। वे तो सदाओ क्या बोलता है, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, और वो उसके पापा कहते हैं ना ये तो स्टेपिंग स्टोन है, ये हमारा रास्ता है एक बहुत अच्छे फ्यूचर के लिए। तो सदाओ बोलता है कि हम उस रास्ते से कहाँ जाएंगे लेके, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम। तो उसके उसके पापा क्या बोलते हैं, किसको पता, हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन हाउ व्हाट वी मेक इट। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, उसके फादर क्या कह रहे हैं कि हम अपनी जो जापानीज कैपेबिलिटी है, अपनी जापानीज जो पावर है, वो अपने पूरे वर्ल्ड को जब दिखाएंगे
ये पूरे वर्ल्ड के साथ मिलकर कोलैबोरेट करेंगे और पूरे वर्ल्ड को अपनी ताकत क्षमता दिखाएंगे, वो ही जापान का एक बहुत प्रीशियस फ्यूचर है, ये बोलते हैं। वही हमारा स्टेपिंग स्टोन है। मतलब हम जब सिर्फ जापान में ही नहीं, हम बाहर जाके जब कोलैबोरेट करेंगे, बाहर जाके जब लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे सीखेंगे और उनको सिखाएंगे, तभी एक खुशहाल जिंदगी बनेगी, एक खुशहाल दुनिया बनेगी और तभी हम जापान को भी सक्सेस दिलवा पाएंगे। फ्यूचर ऑफ फॉर जापान। मतलब कि स्टार्टिंग में ही उसके फादर जो है वो पूरे वर्ल्ड के साथ इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए बताते हैं, मतलब हम बाहर जाके जो बेस्ट इन द वर्ल्ड चीजें हैं, जैसे कि जर्मन में इस वक्त जो मशीनरी है, जो इंजीनियरिंग और जो डिजाइन है, वो अगर हम सीख लें, अगर हम कोरिया में जाके उनका जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है, जो उनका फैशन इंडस्ट्री है, उसको देखें, अगर हम इजराइल में जाके उनका सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम जो उन्होंने बनाया, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल जो है, नॉन बैलिस्टिक और बैलिस्टिक दोनों तरीके की मिसाइल्स हैं, अगर हम वो ले लें तो हम बेस्ट इन द वर्ल्ड हो सकते हैं। मतलब इस लाइन का ये मतलब था कि उसके फादर ये कहना चाहते थे कि जब तक हम जापान से बाहर जाकर ये नहीं देखेंगे कि पूरी दुनिया में बेस्ट क्या है और उसको सीखेंगे नहीं, उसको अडेप्ट नहीं करेंगे अपने आप को पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया की बेस्ट चीजों को अपने साथ अडेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम और जब हम अडेप्ट कर लेंगे, अपने आप को बेस्ट बना लेंगे, अपने सारे पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तब हमारा फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। समझ आ रहा है? मतलब उसके फादर एक फिलोसफिकल बात कह रहे थे, उसके फादर एक ऐसे ही मतलब समुद्र के किनारे खड़े होके कोई बात कह रहे थे, अच्छी बात कह रहे थे। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है। सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, और सदाव ने ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखी कि उसे पूरी दुनिया को अपना एक ओएस्टर मानना है, पूरी दुनिया को अपना घर मानना है और हर जगह से सीखना है, हर जगह से चीजों को, बेस्ट चीजों को जापान में लेकर आना है और जापान को सबसे स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है।